Hello to all. Practice of previous year questions is one of the prominent key to crack any competitive examination. And when it comes to civil service examinations, the critical value is rather high. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो लास्ट ईयर 2023 के हिमाचल प्रदेश पीसीएस एग्जाम के अंदर आए थे। प्री एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और शुरुआत में ही एक इंफॉर्मेशन ये कि ज्यादातर क्वेश्चन की थीम आप समझेंगे कि स्टैटिक पोर्शन के ऊपर सवाल आए हुए हैं, मतलब कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें प्री में नहीं पूछी गई हैं। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एंड वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन दैट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इज इट IT Act of 2008, IT Act of 2020, IT Act of 2000 और IT Act of 2011? अब एक ही एक्ट के सामने बस साल अलग अलग दिए हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ओरिजिनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस साल में पास हुआ था। ये आईटी एक्ट वैसे भी बहुत सारे करंट अफेयर इश्यूज में बार बार कोट किया जाता है। सो हियर इट कम्स द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस करने के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 पास किया गया है। नाउ इसकी वजह क्या है? सो देखिए, आईटी एक्ट जो 2000 का आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिना को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन साल 2000 के बाद अब 2023-24 की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा एरिना पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट और खासकर जो डिजिटल गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से नई नई चुनौतियां गवर्नेंस के सामने आ रही हैं। तो इतना पुराना एक्ट इस तेजी से बदलती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए डिजिटल इंडिया एक्ट पास किया गया है, जिसके थ्रू ओपन इंटरनेट, सेफ यूज ऑफ इंटरनेट और अकाउंटेबल इंटरनेट जैसी फिनोमेना को एस्टैब्लिश करने के लिए नई प्रोविजन रखी गई हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाज गिवन? अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की अमेंडमेंट नंबर और ईयर मल्टीपल एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एंड राइटली द आंसर आई बिलीव यू नो दैट इज 103rd अमेंडमेंट इन 2019। सो 2019 में 103rd अमेंडमेंट के साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशनल बेनिफिट दिया जाएगा सभी गवर्नमेंट जॉब में। 10% जो जॉब्स हैं कोटा एक नया क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। इसके अलावा आर्टिकल 15 में भी अमेंडमेंट की गई है 103 अमेंडमेंट के साथ, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बाकी वेलफेयर स्कीम का लाभ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाया जा सकता है। तो सीधा ही आंसर इसको तो याद कर लें कि 103 अमेंडमेंट के साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट जॉब्स में नया कोटा क्रिएट किया गया है। रेस्ट इफ वी कम टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, 95th अमेंडमेंट में 334 आर्टिकल में अमेंडमेंट की गई थी, जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशनल पॉलिसी हम फॉलो करते हैं इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। हर 10 साल पर एक्सटेंड की जाती है और इसी का फिनोमेना आपको 104 अमेंडमेंट 2020 में देखने को मिलेगा। तो साल 2020 में 104 अमेंडमेंट के साथ जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन पॉलिसी हम लेजिस्लेचर मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में फॉलो करते हैं, उसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार 104 अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसी अमेंडमेंट के इफेक्ट के साथ जो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन लोकसभा में मैक्सिमम 2 और विधानसभाओं में मैक्सिमम 1 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता था रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, इस व्यवस्था को 10 साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया है। ये क्लॉज अब खत्म हो चुका है क्योंकि 104 अमेंडमेंट में इसको एक्सटेंशन नहीं मिला है। एंड देन कम 105th अमेंडमेंट। सो 105th अमेंडमेंट में बेसिकली हुआ ये कि 102 अमेंडमेंट 2018 के साथ जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया था, जिसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को अपडेट करने का, मेंटेन करने का एकाधिकार सेंटर के पास चला गया था। स्टेट की पावर खत्म हो चुकी थी, तो उसमें स्टेट की पावर को रिस्टोर किया गया है कि अब स्टेट भी इंटरवेंशन कर सकते हैं इन मेंटेनिंग द ओबीसी लिस्ट। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर allows any member to speak in the parliament in his or her mother language? अब देखिए, ये क्वेश्चन कभी पार्लियामेंट तो कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रेस्पेक्ट में वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो हियर इट कम्स, व्हाट कैन बी द आंसर?
सीधा आर्टिकल नंबर पे क्वेश्चन है. सो आर्टिकल 19 तो नहीं है इसका जवाब. वी नो आर्टिकल 19 इज अबाउट freedom of speech and expression and other related fundamental rights. Then it comes to Article 343 Clause 1, but this is in respect of official language of the Union. Union जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेगी विच इज प्राइमरली हिंदी, बट इंग्लिश से भी काम चलाया जाता है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ने हिंदी को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन दी है. शुरुआत में सिर्फ 15 साल का क्लॉज था, तो ये उससे डील करता है. एंड देन कम्स टू आर्टिकल 120 क्लॉज 1 एंड 210 क्लॉज 1. अब देखिए, एक तो ये दोनों काफी रिसाउंड कर रहे हैं आर्टिकल्स. 120 आर्टिकल और 210 आर्टिकल डिजिट आगे पीछे हो रहे हैं. बस ये दोनों आर्टिकल आप याद कर लें, इस क्वेश्चन को अभी याद कर लें कि पार्लियामेंट में स्पीकर के पास, खासकर लोकसभा के रिस्पेक्ट में, स्पीकर के पास ये पावर है आर्टिकल 120 में कि वो किसी भी मेंबर को उसकी मदर टंग के अंदर बोलना अलाउ कर सकते हैं. और जब यही व्यवस्था आती है राज्यों की विधानसभाओं में, तो आर्टिकल 210 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास ये पावर है कि किसी भी मेंबर को मदर टंग में बोलना अलाउ कर सकते हैं. तो 120 और 210 आर्टिकल रिस्पेक्टिवली डील करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर की पावर कि वो किसी भी मेंबर को मदर टंग में बोलना अलाउ कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. और हमें पता क्या करना है कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. अब इसमें ये असर्शन रीजनिंग नहीं है. बेसिकली दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की हमें जांच करनी है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर पहला सही नहीं है दूसरा सही है, दूसरा सही है पहला नहीं है, इस तरीके से. हियर वी कम. President can dissolve the Lok Sabha on the advice of Speaker. Blatantly wrong answer या wrong statement. So क्या है कि स्पीकर की एडवाइस पे नहीं. हाँ, President can dissolve the Lok Sabha on the advice of Council of Minister headed by PM. स्पीकर की एडवाइस पे डिसॉल्व नहीं होगा. And then it comes to Rajya Sabha under Article 312 enjoys special power to appoint members of Human Rights Commission. Now remember, National Human Rights Commission or State Human Rights Commission are not constitutional authority. Rather, they are established through NHRC Act of 1993. So it comes to Human Rights Commissions are statutory bodies in India. तो Constitution में इसको लेके कोई प्रोविजनिंग नहीं है. और खासकर जब 312 आर्टिकल की बात कर रहे हो तो बहुत प्रोमिनेंट आर्टिकल है 312, जिसमें राज्यसभा की स्पेशल पावर है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि इन नेशनल इंटरेस्ट एक नई ऑल इंडिया सर्विस एस्टैब्लिश की जानी चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय लॉ. सो दिस इज स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा टू पास अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ना कि ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट. सो अकॉर्डिंगली अवर आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर incorrect. B is our answer. Moving to again statement 1 and statement 2, we have to check the truthness of both the statement. Here we come. National flag was adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947. और इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिए. अगेन मल्टीपल स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जा चुका है. मोर रिसेंटली हरियाणा भी ये पूछ चुका है. उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालकर सवाल पूछा गया था, जिसमें एक प्रोमिनेंट था कि 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था. यस, इट वाज अडॉप्टेड. इसके अलावा नेशनल एंथम की अगर हम बात करें तो वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था. चलिए दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं. नीलम संजीवा रेड्डी हैज ऑल्सो वर्कड एज स्पीकर लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब देखिए, नॉर्मली ये होता है कि मेन डिस्कोर्स में हम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं देखते हैं, लेकिन इससे पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं इस तर्ज पे. जैसे उत्तराखंड ने पूछा था कि भाई जो प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने से पहले किस पोस्ट के ऊपर रह चुके हैं. इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं. सो हियर इट कम अबाउट नीलम संजीवा रेड्डी, जो भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे हैं. आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं एज ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन, और इसी के साथ साथ ये 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं. लोकसभा स्पीकर के तौर पे 1967 से 69 और फिर 1977 में भी 2 महीनों के लिए एज ए लोकसभा स्पीकर सर्व किया था, और 77 में इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे. सो हियर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो आवर आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट one. Moving to, okay,
अरेंज द फॉलोइंग मिशन इन इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर एक उत्तर प्रदेश फिनोमिना देखा गया क्वेश्चन पूछने का। उत्तर प्रदेश फिनोमिना इसलिए कि यूपी ने कई इस तरह के सवाल पूछे थे जिसमें किसी प्रोग्राम, किसी पॉलिसी या किसी लॉ को कोट किया गया और उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं पूछी, कोई इंटेंडेड बेनिफिशियरी, उसकी कोई प्रोविजन नहीं पूछी, बस उसका शुरू होने का साल पूछा गया। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पिछले साल हिमाचल प्रदेश में पूछे गए, जिसमें किसी एक्ट का ईयर, किसी गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट प्रोग्राम का सीधा ईयर या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया या अदरवाइज पूछा गया। हियर इट कम्स कि भाई ये जो अलग अलग मिशंस हैं, अच्छा एक ही सेक्टर के मिशन भी नहीं है, जैसे वंदे भारत की बात हो रही है, कावेरी मिशन की बात हो रही है, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस थे। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष है, टीकाकरण प्रोग्राम है, और साथ में निपुण भारत मिशन है जो भारत में बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के दिशा में लिया गया एक कदम है। सो हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो जो हाल में लॉन्च हुआ है उसमें क्रोनोलॉजी में आप बैक जाएं तो पुराने वालों को बाद में आपने ऑर्डर प्लेस करना है। So to get the answer we have to know the launch year of these missions. We come to वंदे भारत, तो ये साल 2020 में बेसिकली ये कोविड टाइम के दौरान मई 2020 में दुनिया भर के अलग अलग देशों में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने का प्रोग्राम था। और कावेरी मिशन ये साल 2023 में, पिछले ही साल, जो सूडान में वायलेंस हुआ था, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री जो आपस में लड़ रही थी, उस वायलेंस के बीच से भारतीयों को निकाल लाने का प्रोग्राम था। तो ये दो तो हुए इवैक्यूएशन मिशन। व्हेन वी कम टू मिशन इंद्रधनुष, सो वी नो के साल 2014 से ही ये टीकाकरण अभियान, जो पहले टीकाकरण अभियान भी कहा जाता था, उसी को इंद्रधनुष कर दिया गया है। अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों के टीकाकरण के बारे में अभियान है। एंड देन कम निपुण भारत मिशन, तो साल 2021 में लॉन्च किया गया ताकि बच्चों के अंदर लर्निंग और उनकी न्यूमेरिक कैपेसिटी उसको एनहांस किया जा सके। सो अकॉर्डिंगली आवर आंसर विल बी बी 2, 4, 1 and 3. Let's move to the next question, and again arrange the following schemes in chronological order from the year of launch. So again आपको लॉन्च ईयर पता होना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्राइमरली हम इस तरह के डेटा याद नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको स्कीम देखने को मिल रही है तो अंदाजे के साथ भी सॉल्व होने के चांसेस बने रहते हैं। लेट्स कम टू मेक इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टार्टअप इंडिया और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो वी नो दिस थिंग कि एटलीस्ट वी नो कि सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था। भारत सरकार, जो एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। देन इट कम्स टू कि साल 2015 में लॉन्च किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। कि भाई वो सारे नारे अगर आप याद करें कि नरेगा स्कीम बड़ा फेलियर है, कब तक लोगों को अनस्किल वर्क देंगे, तो अब नई सरकार कहती है कि हम लोगों को स्किल देना शुरू करेंगे। फिर आता है इन्हीं सब प्रमाइस के ऊपर बसा हुआ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जो कि साल 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत का युवा अब जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनेगा, तो उसको स्टार्टअप्स लगाने चाहिए। एंड देन कम्स प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन Prime Minister Employment Generation Program. So this was launched earlier in 2008. So answer accordingly will be A, 4, 1, 2, 3. Let's move to the next question. As per Article 110 of the Constitution, what is true about a money bill? And we know under Article 110, definition of money bill or the credential of money bill is provided. 6 कोर मनी मैटर जिनको हम कहते हैं, और साथ में 7वां कि any matter incidentally ancillary upon the main money matters will be considered as money bill. So here it comes के money matter कौन कौन से डेजिग्नेट किए गए हैं आर्टिकल 110 के अंदर। सो नॉर्मली अगर हम 6 नहीं भी याद रखते हैं तो जो 3 कोर पॉइंट याद रखते हैं, दैट इज ऑल द टैक्स, ऑल द बोरोइंग्स एंड द कस्टडी ऑफ फंड्स। अगर इससे रिलेटेड कोई बिल है एक्सक्लूसिवली इन मैटर पे तो ये मनी बिल होगा। हियर वी चेक ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा कहीं वहां पे दर्ज नहीं है। देन इट कम्स imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax. So टैक्स चाहे कोई नया इम्पोज हो रहा है, पुराना हटाया जा रहा है, टैक्स घटाया बढ़ाया जा रहा है, तो ये मनी मैटर होगा। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च किया जा रहा है तो मनी मैटर है। एंड देन कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, सो ये भी
मनी मैटर के तौर पे एस्टैब्लिश होगा, बिकॉज तीनों ही फंड की वहां पर बात की गई है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे public account of India या contingency fund of India हो. So here we come that our answer, that choose the correct answer from the given options, and we come to the conclusion that 2, 3 and 4 is the correct option. First is incorrect option. Now we move to the next question, and again chronological order में आपको scheme establish करके देनी है. जो मैं यूपी इफेक्ट की बात कर रहा था कि योजना के बारे में क्रेडेंशियल नहीं, सिर्फ इनिशिएशन का ईयर पूछते हैं. एंड हियर वी कम दैट आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. अब जैसे हम जानते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको अगले 5 साल के लिए रिसेंटली बढ़ाया भी गया है. तो ये कोविड टाइम्स के दौरान शुरू की गई थी. सो बेसिकली कम से कम इसका ईयर हम लोकेट कर सकते हैं कि 2020 में इस स्कीम को शुरू किया गया था. एंड रेस्ट वी कम टू अनदर फेमस स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की अगर हम बात कर लें, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तौर पे भी बहुत प्रचारित की जाती है. सो इट कम्स दैट दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018. एंड वी कम टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो मुफ्त सिलेंडर बहुत सारे परिवारों को दिए गए थे. ये योजना 2016 में लॉन्च कर दी गई थी. और फिर आती है गति शक्ति योजना, जो साल 2021 में लॉन्च की गई है. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट किया जा सके, इस तरफ गरीब जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है इसका उद्देश्य है. सो हियर वी कम दैट बी इज अवर आंसर, दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम सेट करें 2, 1, 4, 3 will be our answer. Moving to a question on constitutional amendments. Here we come. The Constitution's 61st Amendment is related to reduction in voting age. So as we know that in the original Constitution, the voting age was 21 years. And during the tenure of Rajiv Gandhi as the Prime Minister, by 61st Amendment 1988, voting age was reduced to 18 years. So first statement is correct. Then it comes Constitution's 93rd Amendment is related to reservation for EWS category. इससे पहले ही हम ये establish कर चुके हैं कि 103rd Amendment में जो EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन पॉलिसी आया है, तो 93rd तो वैसे ही अपने आप में गलत हो जाता है. एंड देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशंस 86th Amendment added Article 19A in the Constitution. Blatantly wrong statement. I believe you know that by 86th Amendment in 2002, Article 21A, भाई 19A आर्टिकल तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो हियर इट कम दैट आर्टिकल 21A which provide free and compulsory education as a fundamental right to the children between the age group of 6 to 14 years. So this 21A was added. And then comes in 2002, the duty of parents to provide education to their children from 6 to 14 year was added. So yes, it is also there. तो याद रखें 86th Amendment 2002 ने जहां 6 से 14 साल के बच्चों का ये फंडामेंटल राइट बनाया कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वहीं पे आर्टिकल 51A में क्लॉज के ऐड किया गया, जिसके थ्रू एवरी पेरेंट एंड द गार्जियन जिसके 6 से 14 साल तक की गार्जियनशिप में या उसके कोई बच्चे हैं, तो उनको उन बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी अवेल करानी होगी. तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी से भी संबंधित है. सो अवर आंसर कम्स दैट second and third is wrong and first and fourth the statement is correct. So D, 4 and 1 only is the answer. Moving to 73rd Amendment in Panchayati Raj question. Consider the following statement. Part 9 was inserted in the Constitution by 73rd Constitutional Amendment. Yes, it was inserted. बहुत prominently हम याद करते हैं इस चीज को जब पंचायती राज पढ़ते हैं. Then Article 243 provides reservation to women in Gram Panchayat. And yes, it is there. Article 243D में पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी इन पंचायती राज की बात की गई है. So towards the scheduled caste and scheduled tribe, according to population, seats will be reserved in the panchayat area, and also 1/3 seats minimum will be reserved for women, including the women belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities. And then comes panchayats are not dependent on the state for their budget. Blatantly wrong. So panchayats are rather dependent on the state for their budgetary allocation. Rather, they are more dependent on grant in aid provided by the state. And then it comes, the state legislature cannot make laws for auditing of panchayats.
and ballot and wrong statement again. Rather, याद रखिएगा, Article 243J specifically provide the state legislature the authority to make law about the auditing of accounts of पंचायत. तो ये तो state legislature की एक एम्पावरमेंट है, वही ये काम करते हैं, और यहां पर कहा गया कि वो नहीं बना सकते हैं, तो बैलेट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो हियर आवर आंसर इज 1 and 2 ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. पंचायत याद रखिएगा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट चैप्टर है किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए. देन वी मूव टू द आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. Here we come. Article 340 of the Constitution deals with the appointment of the Commission of Backward Classes. Now, interestingly here, one of the prominent fact that by 102 Constitutional Amendment in 2002, there is a specific article, that is Article 338B. I repeat, 338B article, जिसमें National Commission for Backward Classes को constitutional status दे दिया गया है. लेकिन इससे पहले आर्टिकल 340 deals that president may appoint a commission for backward classes of citizen. तो it deals with ये correct statement है. Then comes Article 341 of Constitution deals with the scheduled tribe, and Article 342 deals with the scheduled caste. ये मिसमैच किया है इन्होंने. सो अगर आप इसको रीअलाइन कर लें, दैट आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड 342 रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जहां पर दोनों में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई कि कौन सी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाएगा. प्रेसिडेंट की पावर वहां पर दी गई है. एंड नाउ इट कम्स टू लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज आर्टिकल 342A हैज बीन एडेड बाय 102 Constitutional Amendment Act in 2018. So one more addition, जहां हम बात कर रहे हैं कि 102 अमेंडमेंट 2018 में आर्टिकल 338B के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया, तो वहीं पर 342A आर्टिकल में लिखा गया था दैट प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई एनी कम्युनिटी एज इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन. सो हियर वी कम दैट 1 and 4 is our answer, that is D in the case. Let's move to the next question, and again there are acts, और फिर उस एक्ट के लागू होने के साल के बारे में पूछा जा रहा है. अब क्योंकि काफी डिस्टेंट एक्ट हैं तो भी काफी आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा है इसके बारे में. जैसे अगर मैं सबसे पहले डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ही उठा लूं इसमें, तो 1961 में ये फैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट को पास होने में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंटेरियन दिक्कतें आ रही थी. तो पहली बार भारत में जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की, उसके बाद ये एक्ट पास हुआ था, तो उस तौर पे भी हम याद कर सकते हैं. देन वी कम टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो काफी सारे लोग इल्जाम, मतलब ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म भी है गवर्नमेंट का कि डोमेस्टिक वायलेंस का फिनोमेना कितना स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी सर आपने 2005 में जाके एक्ट पास किया है, वेरी लेट. इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं है, इससे पहले आप आईपीसी की कुछ नॉर्मल प्रोविजन से ही काम चला रहे हैं. And then it comes to sexual harassment at places of work. Now this we know that विसाखा गाइडलाइन के बाद भी सरकार को कई साल लगे पॉश एक्ट बनाने में, जिसको पॉश एक्ट के नाम पर कई बार मीडिया में रेफर किया जाता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क. सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018. पीछे अभी महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट, और उस दौरान भी पॉश एक्ट काफी करंट अफेयर में रहा था. और फिर पीछे बचा सती प्रिवेंशन एक्ट, तो ये 1987 में स्टैब्लिश किया गया था. सो इस पर्टिकुलर आधार पे आप इसके थ्रू आंसर बना सकते हैं. मतलब वही देख लिया, ए का 4 है, उसमें एक ही ऑप्शन है, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन है. सो बी विल बी अवर आंसर. मूविंग टू दैट इज मैचिंग द लिस्ट. देखिए इसमें पहले भी आर्टिकल पूछे जा चुके हैं स्टेटमेंट के तौर पे, और मैं कई बार क्लासेस में बार बार जिक्र करता हूं कि एक पुराना ट्रेंड वापस आ रहा है, खासकर पीसीएस के अंदर, कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हर स्टेट पूछ रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितने भी आपके सराउंडिंग स्टेट्स हैं. तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लीज याद करके जाइएगा. हियर लेट्स चेक, और बहुत सिंपल एंड प्लेन ये तो क्वेश्चन है, इजी लेवल में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, ये तो याद ही होता है नॉर्मली. देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी नो आर्टिकल 44, and equal justice and free legal aid.
जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 39A। सो ऑन दिस पैरामीटर DPSP के जो सारे आर्टिकल्स हैं ये आप करेक्ट कोडिंग के साथ यहां पर आंसर कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ए को हमने 3 कहा है तो ए को 3, इसकी भी एक ही ऑप्शन है, आंसर तो यहीं पर बन जाएगा। So these were the prominent questions या all the questions of polity जो कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश प्री के अंदर पूछे गए हैं। Now इस सब के थ्रू अगर आप टोन एंड टेनोर देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन वो एक तो स्टैटिक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, इन सब में प्रॉब्लमेटिक एक ही क्वेश्चन है जो ऐसा लगता है कि जानबूझ के डाले गए हों कि करके दिखाइए। जो 2-3 क्वेश्चन थे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके शुरू होने के अकॉर्डिंग आप आंसर करें, या तो साल बताएं या फिर आप क्रोनोलॉजी में बताएं। तो देखिए वो भी क्वेश्चन अगर आप कुछ प्रोमिनेंट स्कीम के शुरू होने का, जैसे आप किसी घटना से उसको रिलेट कर लेंगे, तो कोविड टाइम के दौरान शुरू हो रहा था या एनडीए गवर्नमेंट ने आते ही साल 2014 या 16 में शुरू कर दिया था, या रिसेंट टाइम में कोई शुरू हो रही है, तो उस आधार पे वो क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। अदरवाइज हम भी ये मानते हैं कि भाई हर स्कीम के लॉन्च ईयर को तो रट्टा नहीं लगाया जाता है, तो कंपोजिट नॉलेज के आधार पर वो टफ लेवल के क्वेश्चन भी आंसर किए जा सकते हैं। सो आज हमने पिछले साल हुए हिमाचल प्रदेश के जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जो इससे पिछले 2 सालों के क्वेश्चंस हैं उनको भी बारी बारी डिस्कस करेंगे। रेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 15 अप्रैल से हमारा डेडिकेटेड कोर्स शुरू हो रहा है स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। सो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी, तो इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।